बजट सत्र के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हुई अभद्रता के मामले में अब पंजाब के अकाली विधायक घिरते नजर आ रहे हैं। अब इस मामले में पंजाब के कुल 9 अकाली विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आखिर ये कौन कौन से विधायक हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है और ये पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें 10 मार्च की हैं। ये तस्वीरें हरियाणा विधानसभा परिसर की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सुरक्षा में सेंध लगाकर शिरोमणि अकाली दल के विधायक परिसर में घुसे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पूरी नहीं कर पाए। अकाली दल के विधायकों के इस रवैये की खूब आलोचना भी हुई। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ने चंडीगढ़ सेक्टर 3 के थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई। उसी शिकायत पर पुलिस ने एक्शन भी लिया है। जिन विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें विक्रम मजीठिया का नाम शामिल है। इसके अलावा शरणजीत सिंह ढिल्लो, बलदेव सिंह खेरा, सुखविंदर कुमार, हरिंदर पाल सिंह चंदू माजरा, कंवरजीत सिंह बरगंडी, मनप्रीत सिंह आयाली, गुरप्रताप सिंह, नरिंदर कुमार शर्मा भी शामिल हैं। सभी आरोपियों पर धारा 186, धारा 341, धारा 511 और धारा 323 के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। अकाली विधायकों के इस प्रदर्शन के बाद हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने एंट्री पॉइंट पर चौकसी बढ़ाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। कोई भी आदमी, कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी वहां पर आने वाला आगंतुक जो आकर के वहां पर दूसरे परिसर में जा सकता है, उसके ऊपर हम चेक पॉइंट जरूर बनाएंगे ताकि पता रहे कि कौन व्यक्ति, कोई बाहर से विजिटर आया, क्या वो दूसरी विधानसभा का विजिटर है, हमारे उसमें तो नहीं आया, या अधिकारी आया। तो उस प्रकार की व्यवस्था, मेरा सिर्फ मानना ये है कि जिस प्रकार की घटना हुई है वह दोबारा ना हो, उसके लिए चेक पॉइंट्स हम जरूर बनाएंगे। शिरोमणि अकाली दल के विधायकों के इस रवैये को पंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने भी गलत बताया और 10 मार्च को सभी विधायकों को निष्कासित भी किया गया। अकाली दल के विधायकों के इस प्रदर्शन के बाद पंजाब और हरियाणा के भाईचारे में क्या कोई फर्क पड़ा है? हरियाणा विधानसभा स्पीकर से ही सुनिए आप। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो एक इसके अंदर एक जो बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि प्रयास हुआ है, सोची समझी चाल के तहत, वो आपसी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास हुआ है। जो सौहार्द पिछले 50 साल से बना हुआ था, उस सौहार्द को खत्म करने का प्रयास किया है और मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल बजट सत्र के दौरान पंजाब के अकाली विधायक कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने विरोध जताने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब यह विरोध उन्हें महंगा पड़ चुका है और इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों की एक टीम इस मामले पर जल्द ही एक रिपोर्ट सौंपेगी। हरियाणा विधानसभा में एक बार फिर एसवाईएल के मुद्दे की गूंज दिखाई दी। एसवाईएल के मुद्दे पर एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हुए। कांग्रेस की तरफ से जहां बीजेपी जेजेपी सरकार पर हमला बोला गया, तो बीजेपी जेजेपी की तरफ से भी कांग्रेस पर निशाना साधा गया। एसवाईएल का मुद्दा गाहे बगाहे हरियाणा राजनीति में एंट्री कर ही जाता है। मौका था हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का, तो इसी दौरान भी एसवाईएल का जिन निकलकर फिर से सामने आ ही गया। सदन में जब एसवाईएल का मुद्दा गूंजा तो विपक्ष की ओर से जोरों की आवाज आई, तो सत्ता पक्ष में बैठे बीजेपी जेजेपी सरकार के नेता भी इस मुद्दे पर विपक्ष के हर शोरगुल का जवाब देने के मूड में थे। विपक्ष के सवालों का जवाब देने का जिम्मा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास था, तो उन्होंने कांग्रेस को पड़ोसी राज्य पंजाब में चुनाव के दौरान जारी किए गए मैनिफेस्टो के पन्नों को पढ़ने की नसीहत दी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस को खूब जमकर खरी खोटी सुनाई। हमारे विरुद्ध में थोड़े दिन पहले अविश्वास लेकर आए। आपको अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो पे तो विश्वास होना चाहिए, जो पंजाब में आपके नेताओं ने दिखाया, जिसमें कहा गया कि एसवाईएल का निर्माण नहीं होने दें। आप अपने घर में पहले चर्चा करके फैसला कर लो। हमारी सरकार पूरी तौर पर तैयार है कि एसवाईएल का निर्माण हो। एसवाईएल के मुद्दे पर हमेशा से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क देता रहा है।
क्योंकि हरियाणा में सभी मुख्य राजनीतिक पार्टियां कभी न कभी सत्ता में रही है, जो कि अपने सत्ता के दिनों को अपनी ही जुबान से बेहतरीन बताते रही है। लेकिन इस सवाल का समाधान आज तक नहीं हुआ। यही वजह है कि अब विपक्ष में बैठे नेता प्रतिपक्ष सत्ता को नसीहत देते नजर आए और सरकार के हर तेज धार जुबानी वार पर कुछ यूं पलटवार किया। सुप्रीम कोर्ट से उनके एजीपी आए थे और वो इस बात को मानते थे कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है फाइनलिटी अटेन कर चुका है, उसमें किसी की कोई वो नहीं है। जिस दिन आप चाहोगे खुद जाएगा, हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था ऑल पार्टी मीटिंग में हम प्रधानमंत्री को मिलेंगे, राष्ट्रपति को मिलेंगे। राष्ट्रपति को हम मिलकर आए, प्रधानमंत्री को तो आज तक नहीं मिले। ये कोई भी कदम उठाए हम तैयार हैं। धन्यवाद। जो कुर्बानी दे हमारे तैयार हैं, आगे तो चलें। एसवाईएल के निर्माण को लेकर यूं तो प्रदेश सरकार की तरफ से बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, लेकिन एसवाईएल का मुद्दा पंजाब और हरियाणा के बीच अभी भी उलझा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं मिल रहा। आंधी तूफानों से जहां किसानों के कच्चे आशियाने तहस नहस हो गए, तो इसका भी अब किसानों ने हल निकाल दिया है। अब किसानों ने धरना स्थल पर पक्के मकान खड़े कर दिए हैं। सर्दी में शुरू हुआ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। किसान कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसानों के इस मसले का कोई हल नहीं निकला है। भले ही अब गर्मियां शुरू हो गई हैं, लेकिन किसानों के हौसले नहीं टूटे हैं। किसानों ने अब गर्मी से निपटने के लिए बॉर्डरों पर ही मकान बना लिए हैं। बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पर किसानों की ओर से मीटिंग हॉल का भी निर्माण किया गया है। यो पक्का मकान नहीं है जी, यो कच्चा मकान है, कच्ची ईटा का। और यो मच्छर ज्यादा हो गए, ट्रेलियम गर्मी लग गए है। यो मकान नहीं बनाया, यो किसान भवन बनाया जी। क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? किसान भवन अपनी मीटिंग कर लो, लोटना बैठना हो, बड़े आदमी लोट बैठ जाओ और सुविधा हमारी ठीक रहेगी। मच्छर मक्खी की जाली जुड़ी लग जाएगी, इससे खातिर बनाया जी। इतना ही नहीं, किसानों की ओर से इस दौरान हरियाणवी परंपरा के अनुसार शगुन के तौर पर मकान पर एक तोता भी बांधा गया और उसके बाद से ही मकान के अंदर प्रवेश किया गया। इसमें बैठांगे, लौटांगे, स्टेज के पास जावा, स्टेज वाले आओगे, आड़े बैठेंगे, बातें चीता होंगी। रही बात मोदी की, ज़्यादा झूठ नहीं बोलते हम। जब तक काले कानून नहीं रद्द करेगा, इतने यहाँ रहेंगे, डटे रहेंगे। सारे भाई पंजाब हरियाणा सारे देश के किसान रहेंगे, इसमें बैठेंगे, बात करेंगे, मीटिंग करेंगे। किसानों को बॉर्डर पर डटे हुए 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है और इसी बीच किसानों के ऊपर आंधी से लेकर तूफान और बारिश जैसी कई समस्याएं आई, जिन्होंने किसानों के कच्चे आशियानों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जिसके बाद से ही किसानों की ओर से मकान बनाए गए और जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, किसान यहाँ पर डटे रहेंगे। हम शुरू गए आज 27 तारीख को। क्या लगता है कच्चे पहले ट्रेली थी साथ अपनी, ये भी बना दिया। ट्रेली आज भी यहाँ खड़ी है। दरअसल किसान आंदोलन का हल कब निकलेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो साफ है कि किसान आंदोलन का हल बातचीत से ही निकलेगा और अब ये बातचीत कब होती है ये देखने वाली बात होगी। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब किसानों के साथ जानवर भी शामिल हो गए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। किसान भी अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर अड़े हुए हैं और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तेज हवाओं और बारिश ने भले ही किसानों के हौसले को तोड़ने की कोशिश की हो, लेकिन किसान डटे रहे। आखिरकार अब किसानों ने बॉर्डरों पर पक्के मकानों को तैयार कर लिया है, जिसमें किसानों की ओर से सारे प्रबंध किए गए। एक तरफ जहां किसानों की ओर से बॉर्डरों पर पक्के आशियाने बनाए गए, तो दूसरी तरफ अब किसान बॉर्डर पर भैंस भी लेकर आ गए हैं। साथ ही उनके चारे पानी और बाट बाखर का भी किसानों ने यहाँ पर पूरा प्रबंध कर लिया, ताकि किसान ताजा दूध पिए और किसी के लिए दूध की कमी न हो। एक तो गर्मी आ गई, पहले हरियाणा से बहुत ज़्यादा दूध आता था, बहुत धन्यवादी हैं हमारे हरियाणा वालों की। अब दूध की कमी होगी, पैकेट वाला दूध गांव वालों को पसंद नहीं है, इसलिए दूध खराब भी हो जाता था गर्मी के कारण, इसलिए भैंस लेके दोनों टाइम ताज़ा दूध मिलेगा।
बॉर्डरों पर भैंस के लाने से किसानों ने संदेश भी दिया है कि किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे किसान अड़े रहेंगे, अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जाने वाले नहीं। अगर सरकार को कोई ये लगे कि गेहूं की कटाई करने के लिए वापस चले जाएंगे, हम जाने वाले नहीं हैं, हम यहीं डटे हुए हैं। हम सरकार को ये इशारा कर रहे हैं कि हम यहाँ पक्के तौर पे बैठे हैं और बिल वापस करवा के ही वापस जाएंगे। हमने तो स्पेशली रूम बना दिया, वो बैक साइड पे देखोगे भैंस के लिए स्पेशल रूम बना दिया, वहाँ रखते हैं सब कुछ। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसान अपने हिसाब से हर प्रकार के प्रबंध कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे रहने का संदेश दे रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि कब दोबारा से किसान और सरकार के बीच बातचीत शुरू हो पाती है और कब किसान अपने घर लौट पाते हैं। 1 अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सिरसा में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आखिर क्या है सिरसा में प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। इसी को लेकर प्रदेश की अलग अलग मंडियों में तैयारियों के दावे प्रशासन कर रहा है। बात अगर सिरसा की करें तो यहाँ पर भी प्रशासन की ओर से तैयारियों को लेकर दावे किए गए हैं। किसानों के गेहूं की खरीद को लेकर मंडियों में सभी तैयारियां पूरी होने के भी दावे किए गए। बस अब किसानों के आने का इंतजार ही किया जा रहा है। 59 परचेज सेंटर्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि पूरी जो तैयारी है, जिसमें परचेज सेंटर और मंडियों की सफाई की व्यवस्था पूरी करनी है, पीने के पानी का प्रबंध करना है और उनको डायरेक्शन दिए हैं कि भी जो भी हमारे कंप्यूटर स्टाफ बैठेगा उनका अरेंजमेंट करके रखें ताकि जब किसान अपनी फसल लेके आएँ तो उनको कोई परेशानी ना हो। वहीं जिन किसानों ने अपनी गेहूं बेचने आना है, उन्हें भी विभाग के अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि किसान पोर्टल पर अपना नाम जरूर रजिस्टर्ड करवा लें ताकि उन्हें SMS भी मिल सके और उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस बार किसानों को हमने डायरेक्शन दी है, उनको रिक्वेस्ट भी की है कि सभी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि उनको जो मैसेज मिलेगा गेट पास के लिए वो भी टाइम पर मिले और उनको किसी तरह की अपनी फसल जब मंडी में लेकर आए तो कोई असावधानी ना हो, परेशानी ना हो, ये हमारी कोशिश है। तो 2020 में जहां हरियाणा सरकार ने पिछली बार 10 अप्रैल से गेहूं की प्रोक्योरमेंट शुरू की थी, तो वहीं इस बार सरकार ने इसे 1 अप्रैल से शुरू करने का फैसला लिया है। तो वहीं सरकार ने दावा ये किया कि बीते 48 घंटों के भीतर किसानों की पेमेंट भी कर दी जाएगी। गेहूं की प्रोक्योरमेंट क्योंकि एक लेंथी प्रोसेस है, 1.5 महीने चलता है। पिछली बार हमने उसको 10 अप्रैल से शुरू करने का काम किया था क्योंकि स्मूथली चले और अगैती फसल किसान को अपने पास स्टोर ना करनी पड़े, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि इस बार गेहूं की फसल को 1 अप्रैल से MSP पे प्रोक्योर करने का हम लगभग जो हमारी 400 बड़ी छोटी मंडियां हैं उनके अंदर करेंगे और टाइमली के रिक्वायरमेंट के साथ जहां भी परचेज सेंटर हमें एडिशनल बनाने पड़ेंगे हम उस पर करेंगे। फिलहाल प्रशासन दावे तो कर रहा है कि उन्होंने हर प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब देखना होगा कि ये दावे जमीनी स्तर पर कितने खरे उतरते हैं। गुरुग्राम के सबसे भीड़भाड़ वाले सदर बाजार को गुरुग्राम नगर निगम और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण नो व्हीकल जोन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, यानी अब बाजार में वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आमतौर पर पार्किंग और अतिक्रमण से भरे रहने वाला गुरुग्राम का सदर बाजार अब पैदल यात्रियों के लिए खाली होने जा रहा है, क्योंकि गुरुग्राम नगर निगम और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अब सदर बाजार को नो व्हीकल जोन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब इस बाजार में वाहनों की एंट्री पर बैन लग जाएगा। यात्रियों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा देने के लिए भी काम शुरू हो गया है। में थोड़ी सी परेशानी तो होगी, एक तो पार्किंग की सुविधा नहीं है बिल्कुल भी, और कस्टमर को दिक्कत होगी, दुकानदारों को माल लाने में परेशानी होगी। भाई परचून का सामान जाना है, दुकानदारों को माल आना है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्री प्लान काम नहीं है अभी, और इसको तैयारी करके उसके बाद कर सकते हैं।
या सिर्फ कस्टमर के लिए हो, तो कस्टमर की पार्किंग हो जाए। तो दुकानदारों को सामान तो लाना पड़ेगा ना दुकान के लिए, वो भेजना ही पड़ेगा। अब शादी आया, शादी किराना का सामान जाएगा। सदर बाजार के बीच सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों दुकानें हैं और दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी दुकानों के बाहर सामान रखते हैं। इससे ट्रैफिक भी जाम होता है और पैदल चलने वाले यात्रियों को भी असुविधा होती है। इसी वजह से गुरुग्राम नगर निगम की टीम ने दुकान मालिकों के अतिक्रमण करने की वीडियोग्राफी की है। अगर वो आने वाले वक्त में भी अतिक्रमण करते हैं तो उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार की नई नई योजना बनती रहती है, पर जब योजना होती है वो स्थायी नहीं होती। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जो भी योजना बनाए वो स्थायी बनाए, वो चेक करते रहें। जब इनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो योजना वो फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। योजना हमारे लाभ के लिए होती है, परंतु पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता। फिलहाल नगर निगम की ओर से दुकानदारों को चेता दिया है कि अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पैदल यात्रियों के लिए अब सदर बाजार को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। फिलहाल 20 मार्च से ये ट्रायल शुरू हो जाएगा। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने हरियाणा के अलग अलग जिलों में हड़ताल के दूसरे दिन भी जमकर विरोध किया। सिरसा, अंबाला, रेवाड़ी समेत प्रदेश के तमाम जिलों में बैंक कर्मचारियों की इस हड़ताल की क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हड़ताल के दूसरे दिन भी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की तरफ से 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया था, जिसके दूसरे दिन भी कर्मचारियों की ओर से जोरों शोरों से प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में सिरसा के डबवाली रोड स्थित SBI बैंक की शाखा के सामने बैठकर बैंक कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। 2 दिन की जो हमारी जो स्ट्राइक है उससे हमने गवर्नमेंट की चूल्हे हिला दी है। इसके बाद हमारी UMPG की जो अपेक्स बॉडी है, जो फेडरेशन है, वो डिसाइड करेगी 2 दिन की आगे करनी है, 3 दिन की, 5 दिन की, हो सकता है कि हम इसे अनिश्चित काल के लिए भी हड़ताल करें। हम उसके लिए तैयार हैं। ये संघर्ष हमारा आगे भी जारी रहेगा। जैसे जैसे हमें हमारे लीडर्स की कॉल आएगी, हम अपने इस आंदोलन को और इंटेंसिफाई करेंगे। और अगर बाय द वे वहाँ से हमारी सरकार हमारी इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देती तो हम आगे इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। तो वहीं अम्बाला में भी बैंक कर्मचारियों ने पंजाब एंड सिंध बैंक अम्बाला छावनी के सामने प्रदर्शन कर रैली निकाली। रैली में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। हरियाणा बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के सेक्रेटरी कॉमरेड PC चौहान की ओर से कर्मचारियों की इस हड़ताल को सफल बताया गया। आज आपको बताना चाहता हूं कि स्ट्राइक का आज दूसरा दिन है। कल हमने 15 तारीख को भी पूरे देश भर में बैंक कर्मियों ने स्ट्राइक की थी और आज दूसरे स्ट्राइक 16 तारीख को हम कर रहे हैं। आज देश भर में, पूरे देश भर में इसी तरह के धरने, प्रदर्शन और रैलियां निकाली जा रही हैं। हम विरोध करते हैं सरकार की उस नीतियों का जो उन्होंने अभी वित्त मंत्री ने बजट सत्र में कहा था कि हम 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करेंगे। रेवाड़ी में भी बैंकों के कर्मचारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के सामने धरना देते नजर आए। सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। बैंक बंद रहने की वजह से कामकाज ठप रहा। बैंक मैनेजर अश्विनी शर्मा ने कहा कि निजीकरण की पॉलिसी से देश को आर्थिक नुकसान उठाना होगा। जो हमारी हड़ताल चल रही है वह सरकार की नीतियों के विरुद्ध है। सरकार अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने पूंजीपति दोस्तों का काम करने के लिए ये सभी ऐसी पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं जिससे सरकार को काम ना करना पड़े, वह अपना पल्ला झाड़ रही है। सरकार कहीं ना कहीं नाकाम नज़र आती है इन सभी सार्वजनिक उपक्रमों को चलाने के लिए। जितने भी PSU यूनिट्स हैं वो उसको बेच रही है। रोहतक में भी बैंक कर्मियों ने भारतीय स्टेट बैंक के आगे इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार पर आरोप लगाए कि प्राइवेट बैंकों को फायदा पहुंचाने के लिए बैंकों का निजीकरण किया गया है। सैकड़ों बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सोनीपत स्टैंड से होते हुए सुभाष चौक तक प्रदर्शन किया। देखिए, आप लोगों को जोश तो दिख ही रहा है सभी मेंबर्स का,
और सरकार हमने ये निर्णय लिया है एसोसिएशन ने कि 2 दिन की हड़ताल के बाद अगर सरकार हमारी कोई बातें नहीं मानती है, बातचीत के लिए नहीं बुलाती है, तो हम आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। ये लड़ाई बंद नहीं हो सकती। प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है, ये लोग जनता के पैसे का मुद्दा है। लाखों करोड़ों रुपया जो जनता का जमा है उसको उद्योगिक घराने अपने पास दबोचना चाहते हैं, ये उसका मुद्दा है। तो इसके बाद अगर सरकार हमें नहीं बुलाती है तो हम अगली मीटिंग करेंगे। उसके बाद इस हड़ताल के बारे में आगे रणनीति तय की जाएगी। जो अब ये 2 दिन की हुई है आगे इसको बढ़ाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो ये इंडेफिनिट स्ट्राइक भी की जाएगी। कुल मिलाकर 2 दिन की हड़ताल के जरिए बैंक कर्मचारियों की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार ने निजीकरण का यह फैसला वापस नहीं लिया तो 2 दिन की हड़ताल के बाद सभी यूनियनों के नेता मीटिंग कर आगे आंदोलन जारी रखने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। भिवानी में इन दिनों सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में नजर आ रही है, जो लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर 100 से ज्यादा घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। घरेलू गैस के बढ़ते दामों के साथ साथ अब बाजारों में गैस की कालाबाजारी भी बढ़ने लगी है, जिसकी वानगी भिवानी में देखने को मिली। रोहतक सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि तिगड़ाना लिंक रोड पर गैस की कालाबाजारी का धंधा किया जा रहा है। उसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम हरकत में आई और सूचना के आधार पर रेड की गई तो टीम भी हैरान रह गई। कालाबाजारी जांच का विषय है। अब इसने जो है ना, एक तो खुले दिल से जिस हिसाब से ये चोरी चपारी जो भी कर रहा था सिलेंडर की, मेरे समझ में नहीं आती, लोगों का भय खत्म हो गया। इसने कमर्शियल और घरेलू गैस के सिलेंडर करीब हमने 104 बरामद करे इससे। ये एक मुर्गी फार्म है देवेंद्र राजपूत का तिगड़ाने का, उसका बंद पड़ा है। मुर्गी फार्म का तो काम यहाँ चल नहीं रहा। ये अमरलाल नाम का पंजाबी है, यहाँ सी गेट का, अपने भिवानी का। इसने एक नौकर रख रखा है अपनी उस पे गाड़ी पे। इसका कहने के मुताबिक ये कहता मैं किसी भी गैस एजेंसी पे ले आऊँ, कोई रोक टोक नहीं है। इसके पास ना कोई कापी है ना कोई सिलेंडर चल रहा है। इसमें करीब 40 सिलेंडर भरे हुए हैं। मुर्गा फार्म हाउस में 10-20 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर थे। सीएम फ्लाइंग टीम ने उसके कारीगर समेत मालिक को भी धर दबोचा। हमने जो पकड़ा है ये पकड़ा है कि ये अगर कोई बात हो जा तो यहाँ फसल पकने को हो रही है तो बहुत बड़ा हादसा जो है टल गया है। अगर जनता में ये यहाँ चारों तरफ अगर ये फसल काटने के लिए लोग आएंगे, अगर यहाँ 20-30 आदमी लामनी करते हों और कोई बात तो हो जा, हादसा हो जा, फसल पकने के बाद आपने पता कितनी आगजनी बनती है। तो इस आदमी को जो इतना दंड दिया जाए उतना कम है। तो कैसे? निश्चित तौर पर गैस के बढ़े दाम आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसी का फायदा उठाकर चंद पैसे के लिए आस पड़ोस के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में सीएम फ्लाइंग की ये छापेमारी न केवल कामयाबी बल्कि एक बड़ी अनहोनी पर रोक भी है। पलवल की आईटीआई में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान सहित कई कंपनियों की औद्योगिक इकाइयों ने हिस्सा लिया। पलवल के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया और इस रोजगार मेले में हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों ने हिस्सा लिया। रोजगार मेले को लेकर युवाओं में काफी उत्साह नजर आया। युवाओं ने बताया कि आईटीआई पलवल की तरफ से ये सराहनीय प्रयास किया गया है। हमारे पलवल आईटीआई में एक जॉब फेयर लगने वाला है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारे युवक ऐसे हैं जिनको ना कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो पाती, बेरोजगार रह जाते हैं। तो बेरोजगारी के रोजगार पाने के लिए हमारे आईटीआई में, पलवल आईटीआई में आयोजन किया गया है, जॉब फेयर लगाया गया है। तो इससे युवाओं में काफ़ी सारा उत्साह देखने को मिला है कि जॉब फेयर के लिए वो काफ़ी सारे लोग आए हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और जॉब के लिए अपनी किस्मत को और अपने बेस्ट ऑफ इंटरव्यूज देके, टेस्ट देके वो कैसे भी जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए सिलेक्ट होंगे। मैं खुद यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हूँ। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि जो लोग जॉब के बिना घूमते हैं, जिनकी लॉकडाउन में जॉब हट गई है और जिनको जॉब की जरूरत है, उनकी जॉब लगे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य भगत सिंह ने बताया कि करीब 1500 अभ्यर्थियों के रोजगार की आवश्यकता है। रोजगार मेले के माध्यम से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हर महीने आईटीआई पलवल में रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। अभी तक करीब 250 युवाओं को रोजगार के अवसर मिल भी चुके हैं। क्षेत्र के छात्रों और छात्राओं को रोजगार दिलाने के लिए
इस संस्था में आज जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत करीब 1500 विभिन्न हमारे ट्रेड्स हैं, जैसे ITI की हैं, उनमें कुछ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी हैं। ये हमें हमारी प्लेसमेंट सेल को ईमेल के माध्यम से इंडस्ट्रियों से वो वैकेंसी प्राप्त हुई है, जिनको आज हम इंडस्ट्री आने लगी हैं। कोरोना काल में अधिकतर युवा बेरोजगार हो गए थे। ऐसे में अब रोजगार के लिए रोजगार मेले युवाओं के लिए फायदेमंद हो रहे हैं और युवाओं ने सरकार से अपील की है कि समय समय पर रोजगार मेले लगाए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।